नमस्कार साथियों, आज मैं अगली क्लास लेकर आप लोगों के बीच हूँ। हमने मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ना शुरू किया था। गुहादित्य कोहिल वंश की स्थापना करने वाला, नागादित्य नागदा को राजधानी बनाने वाला, बप्पा रावल मेवाड़ की स्थापना करने वाला, अल्लठ आहड़ को दूसरी राजधानी बनाने वाला, शक्ति कुमार परमाराजा मुंज और परमाराजा भोज का समय, रण सिंह कर्ण सिंह जिनके बच्चे क्षेम सिंह राहप और महाप सिसोदा गांव, क्षेम सिंह लड़का सामन सिंह वागड़ क्षेत्र में कुमार सिंह कीर्तिपाल को हरा देता है। उसके बाद में जैत्र सिंह जब नागदा की जगह राजधानी नगरी बनाई जाती है। तेज सिंह राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्र, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी उनके समय बनाया गया था। फिर समर सिंह के दो लड़के होते हैं, एक लड़के का नाम होता है कुंभकर्ण, नेपाल चला जाता है, और एक होता है अपने रतन सिंह। आज मैं रतन सिंह से शुरुआत करता हूं। आज अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह के बारे में। ये जो रतन सिंह है ये 1301 से एक में शासक बनते हैं और 1303 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। इन रतन सिंह की जो पत्नी है उनका नाम है पद्मिनी। ये जो पद्मिनी है, इन पद्मिनी के रूप का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, तो पद्मिनी के रूप का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। इससे इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पद्मावत, और इस पद्मावत में इन्होंने पद्मिनी को पद्मावती कहा है। पद्मिनी के रूप का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया। ये मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी का जो समय था उस समय था, और इन्होंने 1540 में किताब लिखी पद्मावत। इसमें पद्मिनी के रूप का वर्णन मिलता है। एक तोता होता है हीरामन तोता। ये हीरामन तोता अपने राजस्थान की जो गागरोनी नस्ल होती है, जिससे टेटुआ भी कहते हैं, उस गागरोनी नस्ल का जो तोता होता है वो मनुष्य की बोली बोलने में माहिर होता है। इस तरह का एक हीरामन तोता है। ये हीरामन तोता पद्मिनी के पास था। पद्मिनी सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप श्रीलंका का प्राचीन नाम था। तो सिंहल द्वीप, इस सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन, गंधर्व सेन, और इनकी जो पत्नी है चंपावती। तो सिंहल द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की जो पुत्री है ये है पद्मिनी। तो इस पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती। इनकी पुत्री होती है पद्मिनी, जो कहाँ की है मूल रूप से सिंहल द्वीप श्रीलंका की। तो पद्मिनी के रूप का वर्णन हीरामन तोते ने रतन सिंह के समक्ष किया। कहते हैं कि तोता उड़ता उड़ता रतन सिंह के पास गया और रतन सिंह को कहता है कि मेरी जो पहले मालकिन थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जब वो पानी पीती थी तब उसके गले के अंदर वो पानी नीचे उतरता हुआ दिखाई देता था। ऐसा कांच जैसा जो गौर वर्ण है उसकी जो धनी थी अपनी महारानी पद्मिनी, उस पद्मिनी के रूप का वर्णन हीरामन तोते ने रतन सिंह के समक्ष किया। पद्मिनी के रूप का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में किया, जो 1540 में शेरशाह सूरी के समय लिखे गए थे। और इसमें पद्मावत में पद्मिनी को पद्मावती के नाम से जाना जाता है। इस रतन सिंह का जो दरबारी एक विद्वान था जिसका नाम था राघव चेतन। ये जो राघव चेतन है, ये राघव चेतन महत्वपूर्ण रूप से एक तांत्रिक भी मान सकते हैं अपन, इस तरह का एक व्यक्ति था। और इसका रतन सिंह के ऊपर
बहुत प्रभाव था, मगर कहते हैं कि इसकी कुछ हठधर्मिता रही होगी या कुछ ऐसी गलतियां रही होगी जिसके कारण इस रतन सिंह ने राघव चेतन को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। तो राघव चेतन जब मेवाड़ से निष्कासित होता है तो खुद इस चीज को अपना अपमान महसूस करता है, और उस अपमान महसूस करने के कारण ये मेवाड़ से तो चला जाता है, मगर इस मेवाड़ के बारे में जो जानकारियां हैं वो तत्कालीन समय में जो दिल्ली का जो शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी को देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है राघव चेतन, और उसी तरह से जिस तरह से हीरामन तोते ने पद्मिनी के रूप का वर्णन रतन सिंह के समक्ष किया, जिस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में पद्मिनी के रूप का वर्णन सारे जहां के समक्ष किया, इसी तरह से राघव चेतन रतन सिंह के पास जाता है। रतन सिंह जो है उसे निष्कासित करने पर यह राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को कहता है दिल्ली के बादशाह, तेरे पास पूरी दुनिया की शानो शौकत है, पूरी दुनिया की धन दौलत है, मगर तेरे पास एक ऐसी चीज नहीं है जो अमूल्य है, बहुमूल्य है, और जो केवल धरती के अंदर एक ही है, वो तेरे पास चीज नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है? तो फिर राघव चेतन कहता है कि जो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का जो रूप है, उसकी सुंदरता है, वो इस दुनिया के अंदर लाजवाब है। इस तरह के बातें कहकर राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए क्या करता है? आमंत्रित करता है। अतः अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के खिलाफ चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है और अपने यहां पर क्या होता है? युद्ध होता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा है, उसका एक कारण तो बनता है कि जो चित्तौड़ है वो मालवा और गुजरात के रास्ते के ऊपर है। अगर अपन अपने राजस्थान क्षेत्र की बात करें तो अपना जो राजस्थान है, यहाँ पर प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच का भूभाग कहलाता है मालवा, और ये जो हिस्सा है इसको अपन कहते हैं गुजरात। तो जो चित्तौड़ दुर्ग है ये मालवा और गुजरात दोनों के रास्ते के ऊपर है। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। जिस तरह से सिकंदर ने एक रणनीति से पूरी विश्व विजय की योजना बनाई थी, उसी तरह से भारत विजय की योजना अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, और बहुत हद तक ये उसमें सफल भी रहा था। इसलिए द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग का मालवा और गुजरात के रास्ते के ऊपर होना अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की जो नीति रही है, और सुंदरतम रानी सुपरलेटिव डिग्री पद्मिनी जी को पाने की इच्छा के स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो रतन सिंह 1301 में शासक बनता है, 1303 तक शासक रहता है। रतन सिंह की जो रानी है पद्मिनी है, पद्मिनी के रूप का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में 1540 ईस्वी में किया। पद्मिनी सिंहल द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी। पद्मिनी के रूप का वर्णन रतन सिंह के समक्ष हीरामन तोते ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के ऊपर जो आक्रमण के कारण होते हैं उसमें एक होता है चित्तौड़ दुर्ग का मालवा और गुजरात के रास्ते के ऊपर होना, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति, और सुंदरतम रानी पद्मिनी को पाने की इच्छा। राघव चेतन कौन है? मेवाड़ का निष्कासित दरबारी है जिसने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर रहा है, मगर अलाउद्दीन खिलजी की जैसे साम्राज्य विस्तार की नीति रही है उसको समझिएगा कि जैसे मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की, और दिल्ली के अंदर जो शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली का शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इसके विजय अभियानों या युद्धों के अंदर इसके साथ में अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो, इस अमीर खुसरो ने 2 पुस्तकें लिखी है। एक लिखी है आशिका और एक पुस्तक है
जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह है। तो खजाइन उल फुतूह है और आशिका, ये पुस्तकें हैं अमीर खुसरो की, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से आक्रमण करता है और ये जाता है रणथंबोर में। रणथंबोर, ये रणथंबोर अपने सवाई माधोपुर के अंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी 1301 के अंदर आक्रमण करता है रणथंबोर सवाई माधोपुर के ऊपर। इस समय रणथंबोर का जो शासक होता है पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान का वंशज हमीर देव चौहान। ये जो हमीर देव चौहान है, ये अपनी हट के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक भगोड़ा मंगोल आक्रमणकारी मोहम्मद शाह बकर हमीरदेव चौहान के यहां पर शरण ले लेता है। अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान को मोहम्मद शाह को वापस सौंपने के लिए कहते हैं, मगर हमीरदेव चौहान जो अपनी हट के लिए जाना जाता है वो उन्हें सौंपने के लिए मना कर देता है। तब अलाउद्दीन खिलजी 1301 के अंदर रणथंबोर के ऊपर आक्रमण करता है। हमीरदेव चौहान की हट के लिए प्रसिद्ध है कि सिंह गमन सदपुरुष वचन कदली फले एक बार और तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो हमीरदेव चौहान के ऊपर जब आक्रमण होता है तो कहते हैं कि रणमल और रतिपाल, रणमल व रतिपाल गद्दारी करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को में घुस जाती है इसकी सेना और दुर्ग को जीत लेता है। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया होता है। इनकी पत्नी होती है रंग देवी। इस रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है। कहते हैं कि इसकी जो पुत्री है उसका नाम पद्मा है और वो जल में आत्मदाह करती है, इसलिए राजस्थान का एकमात्र जल जौहर और राजस्थान का प्रथम साका मैंने बताया जब केसरिया और जौहर साथ में होता है तो वो घटना साका कहलाती है। तो दिल्ली से आक्रमण करता है और 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी पराजित करता है हमीरदेव चौहान को। फिर अलाउद्दीन खिलजी यहां से आगे आता है और आगे आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ का युद्ध होता है वो होता है 1303 में। जैसे मैंने बताया कि यहाँ का जो शासक होता है रतन सिंह। इस रतन सिंह के दो दरबारी, एक का नाम है गोरा और एक का नाम है बादल। इन तीनों के नेतृत्व में केसरिया होता है और अपने जो मां पद्मिनी है, इन पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख देता है। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए ये जाता है सिवाना दुर्ग। तो जो सिवाना दुर्ग है यहां पर आक्रमण करता है 1308 में। सिवाना को जालोर की कुंजी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी आगे जाएगा और जालोर को जीतेगा। तो जालोर को अगर जीतना है तो पहले सिवाना को जीतना पड़ेगा, इसलिए सिवाना को जालोर की कुंजी कहा जाता है। तो जो जालोर दुर्ग में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी 1311 के अंदर। सिवाना के अंदर सातल देव चौहान ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है और जो सिवाना है, इस सिवाना का अलाउद्दीन खिलजी खेराबाद नाम रखता है। जालोर के अंदर उस समय यहाँ का जो शासक है वो है कानड़ दे, जो कानड़ दे सोनगरा या इतिहास में अखेराज सोनगरा के नाम से भी जाना जाता है। इस समय कानड़ दे के नेतृत्व में केसरिया होता है और इनकी पत्नी के नेतृत्व में जौहर होता है और अलाउद्दीन खिलजी जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख देता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आगे बढ़ता है और ये जाता है सोनारगढ़ और सोनारगढ़ अपने जैसलमेर। 1313 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी सोनारगढ़ जैसलमेर को जीतता है और यहाँ के शासक को पराजित करता है जिसका नाम है मूलराज भाटी। तो अलाउद्दीन खिलजी
1301 में रणथंभौर सवाई माधोपुर में हमीरदेव चौहान को पराजित करता है। रणमल और त्रिपाल की गद्दारी के कारण यहां पर हार होती है हमीरदेव चौहान की, और हमीरदेव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। केसरिया होता है इनकी पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में, जौहर होता है पुत्री पद्मा के नेतृत्व में जल जौहर, एकमात्र जल जौहर राजस्थान का प्रथम शाखा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को पराजित करता है। रतन सिंह घोरावर बादल के नेतृत्व में केसरिया और पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है, और ये चित्तौड़ का पहला शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख देता है। फिर ये सिवाना जाता है, सिवाना का युद्ध होता है 1308 में। सिवाना के अंदर सातलदेव चौहान को पराजित करता है अलाउद्दीन खिलजी, और सिवाना का नाम रख देता है खैराबाद। आगे अलाउद्दीन खिलजी जालौर दुर्ग जाता है, और जालौर के अंदर 1311 के अंदर ये कानड़देव सोनगरा को पराजित करता है, और जालौर का नाम रख देता है जलालाबाद। कानड़देव सोनगरा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं इनके नेतृत्व में, और इनके पुत्र वीरमदेव के नेतृत्व में केसरिया होता है, और इनकी पत्नी के नेतृत्व में जौहर होता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सोनारगढ़ जैसलमेर जाता है, और 1313 के अंदर ये मूलराज भाटी को क्या करता है, पराजित करता है। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इन विजयों का जो वर्णन करता है वो अमीर खुसरो करता है, और अमीर खुसरो अपनी रचना आशिका और खजाइन उल फुतूह में करता है। इससे संबंधित एक वर्णन अपने को जो कानड़दे है, इस कानड़दे के जीवन पर आधारित जो रचना है उसका नाम है कान्हड़ दे प्रबंध, और ये कानड़दे जो प्रबंध है ये लिखा है पद्मनाभ ने। तो जो कानड़दे प्रबंध है जो पद्मनाभ ने लिखा है, इस कानड़दे प्रबंध और आशिका इन दोनों पुस्तकों में अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा और इस कानड़दे के पुत्र वीरमदेव के मध्य प्रेम का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में वीरमदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, और कहते हैं कि फिरोजा इस वीरमदेव के सिर के साथ में सती होती है। तो इस तरह की प्रेम कहानियां भी अपने को देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से अपने सैन्य अभियानों के अंदर बिजी रहता है। अब मैं बात करूंगा वो अपने राजस्थान के पहले शाखे की, और राजस्थान का जो पहला शाखा होता है वो कब होता है, 1301 के अंदर, और चित्तौड़ का जो पहला शाखा होता है वो होता है 1303 के अंदर। तो 1303 के अंदर अमीर खुसरो की दो रचनाएं ध्यान रखना है, आशिका और खजाइन उल फुतूह है। पद्मनाभ की रचना कौन सी है, पद्मनाभ की रचना है कानड़दे प्रबंध। तो आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, और यहां पर अपने शासक कौन है, रतन सिंह जी, और युद्ध कौन सा होता है, चित्तौड़ का, और इस चित्तौड़ के युद्ध को अपन कहते हैं चित्तौड़ का प्रथम शाखा। और चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है, तो 1303 के अंदर होता है। किस किस के मध्य होता है, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह के मध्य होता है। अब युद्ध शुरू होता है, तो युद्ध शुरू होने से पहले अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जो अपना चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी घेरा डाल के रखता है। 8 माह है, यानी कि जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाल देता है। 8 महीने तक जब अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ दुर्ग को नहीं जीत पाता, तब अलाउद्दीन खिलजी एक योजना बनाता है, और योजना के तहत ये एक संधि प्रस्ताव मेवाड़ के अंदर भेजता है, और कहता है कि 8 महीने से मैं बाहर परेशान हूं, और 8 महीने से आप दुर्ग के अंदर परेशान हैं। तो अपन ऐसा करते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहां से चला जाऊंगा, मगर मुझे केवल इस रूप की जो देवी है पद्मिनी के, रूप की देवी पद्मिनी के एक बार केवल उनका चेहरा दिखा दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। रतन सिंह जो एक
राजपूत है, एक क्षत्रिय है, अपनी पत्नी को, महारानी को कभी भी किसी दूसरे को नहीं दिखाएगा। मगर मेवाड़ के राजपूत सरदारों के समझाने पर कि 8 महीने हो गए हैं, हम भी अंदर परेशान हैं और हो सकता है कि ना जाने कितने दिनों तक अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ का घेरा डाले रहेगा, इसलिए इसको एक रणनीति के तहत इसको अपन दिखा लेते हैं। तो रणनीति बनाई गई और जो पद्मिनी महल है, इस पद्मिनी महल में पद्मिनी को बुलाया गया और उसके सामने एक बारादरी में कांच लगाया गया। अलाउद्दीन खिलजी को कांच के सामने खड़ा किया गया और पद्मिनी जी जहां पर बैठी हुई थी उसका पर्दा हटाया गया और एक झलक दिखाकर और पर्दे को बंद कर दिया। कांच में जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी का चेहरा देखा तो मंत्र मुग्ध हो गया। मगर जिस तरह की संधि इन्होंने की थी कि अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग का घेरा यहां से हटा लेगा और वो आगे चला जाएगा, तब रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए बाहर आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इन रतन सिंह जी को बंदी बना लेते हैं। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने 8 माह का घेरा डालने के बाद यानी कि अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति से रतन सिंह को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा मैसेज चित्तौड़ दुर्ग के अंदर भेजा कि अब अगर तुम्हें पद्मिनी चाहिए तो तुम्हें अगर रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी को हमारे पास भेजो। अब रणनीति बनाई गई। रणनीति के जो मुख्य पुरोधा थे, मुख्य जो रणनीतिकार थे, वो थे गोरा और बादल। गोरा पद्मिनी के चाचा थे और बादल पद्मिनी के भाई थे। क्या एक पिता अपनी पुत्री को दुश्मनों के हवाले करेगा? क्या एक भाई अपनी राखी की लाज अपनी बहन को दुश्मनों के हवाले करेगा? इन्होंने योजना बनाई और अपने अलाउद्दीन खिलजी के पास मैसेज भिजवाया कि हे अलाउद्दीन खिलजी, रानी शाह पद्मिनी जी आएंगे तुम्हारे पास, मगर 1600 दासियों के साथ में आएंगे। आपको उनकी व्यवस्था करनी है। पद्मिनी पहले रतन सिंह से मिलेंगे, उसके बाद में तुम्हारे पास आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवस्था की और सारी सेना को लगा दिया। जश्न का माहौल बनने लग गया और पालकियां की व्यवस्था की और 1600 पालकियां, तो 1600 पालकियों की व्यवस्था की गई और 1600 पालकियों में गोरा और बादल के नेतृत्व में राजपूत योद्धा नंगी तलवारें लेकर इन 1600 पालकियों में बैठे और ये पालकियां अपने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के डेरे की तरफ भिजवा दी गई। पद्मिनी, गोरा और बादल, रतन सिंह, ये जो समय था, इस समय अब रतन सिंह को कैद से छुड़वा लिया गया। पद्मिनी और रतन सिंह को दुर्ग में भेजने के लिए कहा गया, मगर रतन सिंह के अंदर भी एक क्षत्रिय का खून था। रतन सिंह भी एक मेवाड़ी महाराणा था। तो रतन सिंह, गोरा और बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए इस चीज को कहा जाता है केसरिया। तो केसरिया रतन सिंह, गोरा और बादल के नेतृत्व में होता है। रतन सिंह, गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया होता है और 1600 राजपूत रानियों के नेतृत्व में अपने जौहर होता है। तो ये जो घटना है, ये घटना राजस्थान का दूसरा साका, राजस्थान का दूसरा साका, चित्तौड़ का पहला साका, मगर राजस्थान का सबसे बड़ा साका बनती है। ऐसा इतिहास में केवल एक ही जगह वर्णित है जब अपने सत्य की रक्षा के लिए 1600 राजपूत रानियों ने अग्निकुंड के अंदर स्नान किया हो। तो उस तरह का जो कुंड है वर्तमान में भी चित्तौड़ दुर्ग में मौजूद है, जिसे जौहर कुंड कहा जाता है। इसीलिए चित्तौड़ को जौहर एवं साकों की नगरी कहा जाता है। तो जो चित्तौड़ का जो किला है, इस चित्तौड़ के किले को अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लेता है, जीत जाता है। जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जब दुर्ग के अंदर प्रवेश करता है
और दुर्ग में देखता है कि यहां पर तो केवल धुआं उठ रहा है, कोई अंदर नहीं है। और पद्मिनी जिसको पाने की इच्छा के स्वरूप ये इतने महीनों तक बाहर पड़ा रहा, उनको न देखा इसने। जब इसने एक फरमान जारी किया और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जितने भी लोग थे 30,000 लोगों का इसने कत्लेआम करवाया। यह घटना अपने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर होती है जब कत्लेआम का आदेश जारी किया जाता है और 30,000 लोगों का कत्लेआम कराया जाता है। इसी तरह की घटना 1568 ईस्वी में अकबर के समय भी होती है। अकबर भी इसी तरह से कत्लेआम का क्या करता है, आदेश जारी करता है। अब चित्तौड़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया, जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग को जीत लेता है और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी का लड़का है खिज्र खां, इसे चित्तौड़ का संरक्षक नियुक्त कर देता है। तो जो चित्तौड़ का संरक्षक अलाउद्दीन खिलजी ने किसे बनाया, खिज्र खां को, और चित्तौड़ का जो नाम रख देता है वो रख देता है खिजराबाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम है वो अपन क्या कहेंगे, खिजराबाद कहेंगे। अब चित्तौड़ दुर्ग का संरक्षक कौन है, खिज्र खां। अलाउद्दीन जी खिलजी कहां चला गया है, अलाउद्दीन खिलजी आया कहां से, 1301 में रणथंभौर से हमीरदेव चौहान को हराकर, और 1303 के बाद में कहां चला गया, सिवाना, सातलदेव चौहान को हराने के लिए। 1311 के अंदर जालोर में कान्हड़ देव को हराने के लिए, और 1313 के अंदर भूपत अपने मूलराज भाटी को हराने के लिए सोनारगढ़ जैसलमेर चला गया। अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था कान्हड़ देव सोनगरा के विरुद्ध मालदेव सोनगरा ने, मालदेव सोनगरा ने। तो ये जो खिज्र खां है ये 1311 तक चित्तौड़ में रहता है। उसके बाद चित्तौड़ का संरक्षक बना देता है मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा कहां का है, जालोर का। कान्हड़ देव के विरुद्ध इसने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था, इसलिए इसको इनाम मिला, और मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का संरक्षक नियुक्त करके खिज्र खां दिल्ली चला गया, और चित्तौड़ का संरक्षक कौन बन गया, मालदेव सोनगरा। पुनः थोड़ा सा आपको रिपीट कराता हूं, और देखिए कि रतन सिंह 1301 से 1303 में शासक बनता है। रतन सिंह का जो दरबारी कौन है, राघव चेतन, जिसे निष्कासित कर दिया। पद्मिनी के रूप का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 के अंदर पद्मावत में किया है, जो शेरशाह सूरी के समकालीन था मलिक मोहम्मद जायसी। हीरामन तोते ने रतन सिंह के समक्ष किया है, और मेवाड़ के निष्कासित दरबारी राघव चेतन ने इसी तरह से पद्मिनी के रूप का वर्णन दिल्ली के तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष किया। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति, चित्तौड़ दुर्ग का मालवा और गुजरात के रास्ते के ऊपर होना, और सुंदरतम रानी पद्मिनी को पाने की इच्छा के स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। मगर अलाउद्दीन खिलजी इससे पहले जाता है रणथंभौर में, और रणथंभौर में मुगल जो मंगोल आक्रमणकारी मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण हमीरदेव चौहान के ऊपर आक्रमण करता है। हमीरदेव चौहान को 1301 के अंदर पराजित करता है। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया, उसकी पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर, और पुत्री पद्मा के नेतृत्व में जहल जौहर होता है। यह राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ में वो 1303 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। 8 माह का घेरा डालने के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ को नहीं जीत पाता, तब कूटनीति से मैसेज करता है कि मेरे को तो केवल पद्मिनी को दिखा दो। पद्मिनी को दिखाने के बाद रतन सिंह जब उसे छोड़ने आता है, तब रतन सिंह को कूटनीति से बंदी बना लेता है। फिर मैसेज करता है कि अब अगर रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी को भेजो। तब पद्मिनी की सत्यत्व की रक्षा के लिए, उसके मान के लिए, गोरा पद्मिनी का चाचा, बादल पद्मिनी का भाई, 1600 राजपूत सैनिकों के साथ में नंगी तलवारें लेकर पालकियों में बैठकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के अंदर घुसते हैं, रतन सिंह को छुड़ाते हैं। मगर रतन सिंह भी एक क्षत्रिय होने के कारण रतन सिंह, गोरा और बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये अपने केसरिया होता है, और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 राजपूत रानियां
अग्निकुंड में स्नान करती है। ये जौहर होता है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा बनता है, चित्तौड़ का पहला शाखा बनता है, मगर राजस्थान का दूसरा, पहला रणथंभौर सवाई माधोपुर। अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को जीत लेता है और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जब पद्मिनी को नहीं पाता तो 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाता है और कत्लेआम का आदेश जारी करता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है, अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का संरक्षक नियुक्त कर देता है और आगे सिवाना, जालोर और सोनारगढ़, जैसलमेर की ओर बढ़ जाता है। खिज्र खां 1311 तक चित्तौड़ का संरक्षक रखता है, मगर मालदेव सोनगरा, जो कानड़देव सोनगरा के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था जालोर का, इसे चित्तौड़ का संरक्षक बनाने के बाद में खिज्र खां भी अपने चित्तौड़ से चला जाता है। मैंने आपको बताया कि जो रण सिंह है और कर्ण सिंह है, रण सिंह और कर्ण सिंह के दो लड़के होते हैं, एक होता है राहब और माहब और एक आता है सेम सिंह। सेम सिंह का एक जो लड़का है सामन सिंह, उस सामन सिंह को जालोर का कीर्तिपाल चौहान क्या कर देता है, पराजित कर देता है। तब सामन सिंह वागड़ क्षेत्र में चला जाता है और वागड़ में अपनी राजधानी बड़ौदा को बनाता है। उसी का वंशज डूंगर सिंह डूंगरपुर की स्थापना करता है और उसी का वंशज जगमाल 1527 में बांसवाड़ा की स्थापना करता है। फिर उनका जो छोटा भाई है कुमार सिंह, वो कीर्तिपाल चौहान को पुनः हरा देता है और कीर्तिपाल चौहान से जो शासक बनते हैं उन शासकों के अंदर जेत्र सिंह जो है, उस जेत्र सिंह के बाद में तेज सिंह के बाद में समर सिंह का एक जो लड़का है कुंभकर्ण नेपाल चला जाता है और एक लड़का रतन सिंह जो अभी इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। राहब और माहब सिसोदिया गांव में जाते हैं, सिसोदिया कहलाते हैं, अपने आगे राणा लगाते हैं और सिसोदा वंश है सिसोदिया, उस सिसोदा गांव के कारण नाम बढ़ता है। उसके अंदर होता है लक्ष्मण सिंह का लड़का होता है अली सिंह और चंदाना राजपूत महिला का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है राणा हम्मीर। पृथ्वीराज चौहान का जो लड़का है गोविंदराज चौहान, वो 1193 के अंदर आता है रणथंभौर में और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर देता है। उस गोविंदराज चौहान का जो वंश हो जाता है उसका नाम होता है हम्मीर देव चौहान और हम्मीर देव चौहान है जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो हम्मीर देव चौहान के समय रणथंभौर पर और हम्मीर देव के बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो हम्मीर देव चौहान रणथंभौर में है और राणा हम्मीर अपने सिसोदा गांव में। तो राणा हम्मीर कहां पर है, सिसोदा गांव के अंदर रहते हैं, इसीलिए ये सिसोदिया कहलाते हैं। राणा हम्मीर जो है ये अपने आगे राणा लगाते हैं, वो लगाते थे रावल रतन सिंह बप्पा रावल। राणा हम्मीर के जो दादा है उनका नाम है लक्ष्मण सिंह है, इनके पिता का नाम अली सिंह है और माता चंदाना राजपूत। अब राणा हम्मीर की अगर बात करें तो राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन होता है विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान दिखाई देने वाला। इस तरह का कौन है, राणा हम्मीर। ये राणा हम्मीर क्या करता है, मालदेव सोनगरा, इस मालदेव सोनगरा की जो पुत्री होती है इससे विवाह करता है राणा हम्मीर और दूर की सारी रणनीति को अच्छे से जान लेता है। फिर इस मालदेव सोनगरा के बाद में इनका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है जय सिंह, जिसको कहीं कहीं जैसा भी कहा गया है। इसको राणा हम्मीर क्या कर देता है, पराजित कर देता है और पराजित करके चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर क्या कर लेता है, आधिपत्य। और चित्तौड़ दुर्ग क्या कर लेता है, जीत लेता है। और यही पर 1326 ईस्वी के अंदर ये राजस्थान के अंदर सिसोदिया वंश की स्थापना करता है।
तो यहीं से सिसोदिया वंश की क्या हो जाती है, स्थापना। तो राणा हम्मीर जो सिसोदिया गांव में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए, इन्हें अपने आगे राणा लगाते हैं। इनके दादा का नाम लक्ष्मण सिंह, पिता का नाम हरि सिंह, माता का नाम चंदाना राजपूत महिला। इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान दिखाई देने वाला विषम घाटी पंचानन। इस विषम घाटी पंचानन का जो वर्णन मिलता है, एक तो रसिक प्रिया में मिलता है। रसिक प्रिया, ये जो रसिक प्रिया है, ये गीत गोविंद के ऊपर टीका लिखी है। गीत गोविंद पर टीका, तो गीत गोविंद पर टीका लिखी है महाराणा कुंभा ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि रसिक प्रिया किसने लिखा, महाराणा कुंभा ने। रसिक प्रिया क्या है, टीका है गीत गोविंद पर। कोई बड़ा ग्रंथ होता है, उस बड़े ग्रंथ की जो समरी होती है ना, उसको अपन टीका कहते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने भागवत गीता के ऊपर एक टीका लिखी, जिसे अपन गीतांजलि कहते हैं, और उसी गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर भारत में पहला साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तरह से गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा है, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी है, जयदेव ने। और इस जयदेव के जो गीत गोविंद सर्वश्रेष्ठ जो संगीत का ग्रंथ है, इसके ऊपर कुंभा ने टीका लिखी, और इस टीका का नाम है रसिक प्रिया। एक तो इसमें राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है, और एक बताया गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, नाम तो कीर्ति स्तंभ है, मगर ये लगी हुई है विजय स्तंभ चित्तौड़ में। तो जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ चित्तौड़ और रसिक प्रिया जो गीत गोविंद के ऊपर कुंभा ने टीका लिखी है, गीत गोविंद जयदेव का ग्रंथ, इन दोनों में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। तो विषम घाटी पंचानन किसे कहते हैं, राणा हम्मीर को। राणा हम्मीर ने मालदेव सोनगरा जो चित्तौड़ दुर्ग का संरक्षक है, जिसे खिज्र खान ने चित्तौड़ का संरक्षक बनाया है, उस मालदेव सोनगरा के पुत्र से विवाह कर कूटनीति से दुर्ग की सब जानकारी लेकर राणा हम्मीर इनके पुत्र जय सिंह और जैसा को पराजित करता है और चित्तौड़ दुर्ग जीतता है, और मेवाड़ में सिसोदिया वंश की 1326 के अंदर स्थापना करता है। इसलिए इन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं, और इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक, तो मेवाड़ का उद्धार करने वाला, पुनः मेवाड़ के अंदर गहलोत वंश की ही एक शाखा सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाला राणा हम्मीर मेवाड़ का उद्धारक कहलाता है। अगर मेवाड़ का उद्धारक इन्हें कहते हैं, तो मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। तलवार का धनी, राजनीति का साक्षात चाणक्य कहलाने वाला दुर्गादास राठौड़ जो मारवाड़ का है, और दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। इसी कारण दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ चित्तौड़ में लिखी हुई है। इसे शुरू किया था अत्रि भट्ट ने, जिसे अभी कवि भी कहा गया, और इसे पूरा किया था महेश भट्ट ने, और इसी महेश भट्ट ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी लिखी। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश भट्ट ने लिखी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ चित्तौड़ में लिखी हुई है, जिसमें राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। गीत गोविंद जो जयदेव का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ संगीत का, उसके ऊपर टीका कुंभा ने लिखी रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, और सिसोदिया वंश की स्थापना करने के कारण राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। विश्व की जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है, किसी भी शिलालेख के ऊपर किसी राजा या वंश की अगर प्रशंसा की जाती है, तब उसे प्रशस्ति कहते हैं। और विश्व की जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है, वो है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति राजसमंद झील 9 चौकी पाल के ऊपर लगी हुई है।
काले संगमरमर के 25 शिलालेखों के ऊपर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उसे मेवाड़ के राजवंश का उसमें वर्णन मिलता है। इस तरह से वो लिखवाई थी राणा राज सिंह ने, और उसे रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था और उसे संस्कृत भाषा के अंदर लिखा था। जगदीश मंदिर अपने उदयपुर के अंदर है। जगत सिंह ने उस मंदिर का निर्माण कराया था। जगदीश मंदिर के यहाँ पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसका लेखक कृष्ण भट्ट था। अगर अपन बात कर रहे हैं कीर्ति सम प्रशस्ति की, जिसका लेखक अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। रणकपुर प्रशस्ति अपने पाली के अंदर है, जहां पर बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग आदमी बताया गया है। बप्पा रावल और काल भोज को रणकपुर प्रशस्ति पाली के अंदर क्या किया है, अलग अलग बताया गया है। इस राणा हमीर के बाद मेवाड़ का जो शासक बनता है वो महाराणा लाखा बनता है। महाराणा लाखा नकली दुर्ग के लिए असली लड़ाई के अंदर बूंदी के शासक बड़ सिंह को पराजित करेगा। लाखा के समय अपने जावर उदयपुर के अंदर चांदी की खान निकलेगी, जिससे मेवाड़ की बहुत ही उन्नति होगी। यही लाखा 80 वर्ष की वृद्धावस्था के अंदर हंसाबाई से विवाह करेगा और इसका जो पुत्र होगा वो मोकल आने वाले समय के अंदर मेवाड़ का शासक बनेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सभी वीडियो को देखें, क्रमशः पहले वीडियो से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से देखें। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप ज्योग्राफी को अलग समझ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर को अलग समझ सकते हैं, हिस्ट्री को अलग समझ सकते हैं, पॉलिटिकल को मैं अलग से समझाऊंगा, इकोनॉमिक्स को अलग से समझाऊंगा। मगर मैं कह रहा हूं कि संपूर्ण राजस्थान को मैं एक साथ पिरोने की कोशिश करता हूं। मेरी जो टेक्निक है वो ये है कि मैं संपूर्ण आपस में चीजों को लिंक करके चलता हूं। इसी तरह का लिंकिंग मेथड मैं यूं का यूं अपने माइंड से आपके माइंड के अंदर ट्रांसफर कर देता हूं। मैंने कुछ समय तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर अपने कुछ वीडियो आप लोगों के मध्य रखे हैं, जिसके अंदर मैंने अपनी मेमोरी के अंदर मैंने उसको किस तरह से उसको लिंकिंग मेथड से किया है, ये मैंने आपको बताया है। इस तो आज से मैं आरके सैनी सक्सेस मेमोरी स्पेशलिस्ट के रूप में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होगा। तो मेरे हर एक वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और क्रमशः देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। अपन उस गुरुकुल की बात कर रहे हैं जिस गुरुकुल के अंदर ना ही तो कोई किताब थी, ना ही कोई नोट्स था, ना ही कोई लिखता था। केवल सामने वाला गुरु बोलता था, उसकी बात को सामने वाले जो सब बच्चे हैं वो समझते थे और यूं का यूं उन्हें सारी चीजें याद होती थी। तो मैं उसी परंपरा को आपके समक्ष लेके आऊंगा। जो बच्चे बिल्कुल भी कमजोर है, जो बच्चे लगातार बार बार परीक्षाओं के अंदर फेल हो रहे हैं, जिन बच्चों या जिन व्यक्तियों को कंपटीशन लगना तो चाहते हैं मगर उन्हें बशर्ते 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे, 3 घंटे पढ़ने को मिलते हैं, वे सब व्यक्ति मेरे साथ जुड़ जाए। केवल मेरे वीडियो आपको जितना समय मिले उन वीडियो को देख के मैं आपसे की गारंटी लेता हूं कि मेरे इस चैनल से आप लोगों को वो सारा कंटेंट ऐसे सर्कुलर मेथड से आपको समझा दिया जाएगा कि बिना आप गहन परिश्रम, वो सारी मेहनत, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई कुछ भी नहीं करना है। केवल आप इन चीजों को समझना है, सुनना है और मैं आपके साथ आपको आने वाले समय में जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसमें सफलता की गारंटी लेता हूं। मेरा निवेदन समझे, इस वीडियो को शेयर करें, हर एक जरूरतमंद तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसलिए आया हूं। मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य सीनियर सेकेंडरी के पद पर कार्य कर रहा हूं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मगर जो इस दौर के अंदर कठिनाई का स्तर बढ़ा है, जो कंपटीशन का लेवल बढ़ा है, उस लेवल के अंदर जो लड़का दूर दराज के क्षेत्र के अंदर धूप में बैठकर बकरियां चरा रहा है, गायें चरा रहा है, जो व्यक्ति धूप में काम कर रहे हैं, वो मेरा वीडियो देखकर अगर देख नहीं पाएंगे तो केवल ईयरफोन लगाकर अपना काम करते हुए मेरी बातों को सुनकर भी सफलता प्राप्त करेगा।
इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेरी क्लासें आपको मिलती रहेगी, मेरे पे विश्वास रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।